बात सन 1988 की है जब एक कल्ट क्लासिक फिल्म वीराना रिलीज हुई थी। इसका जिक्र आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अक्सर सुना होगा और आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस फिल्म को देखा भी होगा। द रीज़न वाई आई एम श्योर इज़ बिकॉज काफ़ी लोगों ने मेरे चैट रूम के अंदर इस एक्ट्रेस के बारे में बात करने के लिए, इनके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए कई बारी रिक्वेस्ट डाली है। हालांकि ये फिल्म एक हॉरर फिल्म थी, पर अपने डरावनेपन से ज़्यादा ये फिल्म सुर्खियों में रही जैस्मिन धुन्ना की खूबसूरती की वजह से और उनकी बोल्डनेस की वजह से। किसी गुड़िया की तरह खूबसूरत दिखने वाली जैस्मिन धुन्ना की गहरी नशीली आंखों को देखकर काफ़ी लोगों ने आहें भरी थी, लेकिन वही खूबसूरती उनकी गुमनामी का और कई ऐसे सवालों का कारण बनी जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहा यह जाता है कि उनकी खूबसूरती को देखकर अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम हर कीमत पर इनको पाना चाहते थे। जैस्मिन को लगातार अंडरवर्ल्ड से धमकी आ रही थी और इसी बीच अचानक वो गुमशुदा हो जाती हैं। 35 साल गुजर चुके हैं इस बात को और किसी ने भी जैस्मिन धुन्ना को कहीं भी नहीं देखा है। वो कहाँ है, किस हालात में है, क्या जिंदा भी हैं, क्या कर रही हैं, किसके साथ रह रही हैं, ये वो सवाल है जिसके जवाब किसी को भी पता नहीं है। कई लोगों का ये कहना है कि उनको अंडरवर्ल्ड के द्वारा किडनैप करवा लिया गया। कई लोगों का ये कहना है कि अंडरवर्ल्ड से खुद को बचाने के लिए उन्होंने इस करियर को छोड़ के इस बॉलीवुड का त्याग करके गुमनामी की ज़िंदगी बिताना बेहतर समझा। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे जैस्मिन धुन्ना की ज़िंदगी के बारे में और कुछ एक ऐसे इंटरव्यूज़ के बारे में जहाँ पे ये शायद लोगों को बताया गया कि जैस्मिन धुन्ना एक्चुअली में आजकल है कहाँ और क्या कर रही हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि एज़ यूजुअल इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जिसका जवाब आपको देना अनिवार्य है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं जैस्मिन धुन्ना कौन थी और कहाँ गायब हो गई। सन 1968 में जैस्मिन धुन्ना का जन्म मुंबई में हुआ था। अपने माता पिता की ये इकलौती संतान थी। बड़े नाजों से बड़े प्यार से इनका पालन पोषण किया गया था। बचपन से ही जैस्मिन धुन्ना अभिनय में रुचि रखा करती थी, इसीलिए स्कूल में जब भी कोई प्ले हुआ करता था तो उसमें एक्टिंग और डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करती थी। कहा यह जाता है कि जब भी जैस्मिन इवन एट स्कूल लेवल जब एक्टिंग के लिए स्टेज पे उतरा करती थी तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, उनकी एक्टिंग के कायल हो जाया करते थे और उनके बारे में उसी समय वार्तालाप होने शुरू हो गए थे कि एक दिन ये लड़की बड़ी होके बहुत बड़ी अभिनेत्री बनेगी। बात है सन 1979 की। जैस्मिन अपने स्कूल के एक प्रोग्राम में अभिनय कर रही थी। उसी दौरान एक मशहूर राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एंडी कोठारी भी वहां पर मौजूद थे। उस प्रोग्राम को देखने के लिए आए थे। 11 साल की जैस्मिन जैसे ही स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए आती है, एंडी कोठारी जी उसको देखते रह जाते हैं। जैस्मिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि एंडी कोठारी इमीडिएटली उनको अपनी फिल्म में साइन करने के लिए तैयार हो गए थे। जैस्मिन को उसी समय फिल्म का ऑफर दिया जाता है, पर एंडी कोठारी जी को ये भी पता था कि चूंकि ये छोटी सी एक बच्ची है, नाबालिग है, इनके माता पिता की परमिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उनके माता पिता से बात करते हैं और उन्हें राज़ी कर लिया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैस्मिन की पहली फिल्म जो उन्होंने करी थी उसका नाम था सरकारी मेहमान, जिसमें इन्होंने एक मामूली सी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का रोल किया था। पर इस फिल्म में उनके साथ कौन थे? उनसे 22 साल उम्र में बड़े विनोद खन्ना, जो कि अपने समय के उस समय के एक बेहतरीन अदाकार माने जाते थे, एक सुपरस्टार माने जाते थे। उन्होंने इस फिल्म के अंदर बिंदिया नाम की एक चुलबुली सी बच्ची जो कि गांव में रहा करती थी, उसका रोल प्ले किया था। बिना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए, बिना किसी एक्टिंग स्कूल गए जैस्मिन शूट के लिए पहुंचती है। आखिरकार एक 11 साल की लड़की कितनी ही अच्छी एक्टिंग कर सकती है। पर जब उन्होंने एक्टिंग करनी शुरू करी तो हर किसी ने दिल खोलकर उनके अभिनय की तारीफ करी और लोगों में सुगबुगाहटें सेट्स पे ही शुरू हो गई कि ये लड़की एक स्पेशल टैलेंट है। इस फिल्म में उनको गांव में रहने वाली बिंदिया नाम की एक लड़की का रोल प्ले करने के लिए दिया गया था। हालांकि फिल्म में सुपरस्टार विनोद खन्ना भी मौजूद थे, पर फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आती है तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। फिल्म फ्लॉप होती है, लेकिन जैस्मिन को रिकग्निशन मिलता है, उनके अभिनय की तारीफ होती है, उनको फिल्म्स के ऑफर आने शुरू हो जाते हैं। पर उनके माँ बाप ने फिल्मों पे काम करने पे रोक लगा दी थी, ये कहते हुए कि तुम अभी बहुत छोटी हो, पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर लो। जैस्मिन ने अपने माता पिता की बात मान ली और यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल वो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगी और एक्टिंग के बारे में बाद में सोचेंगी। लेकिन
जिसको एक बार ही ऐसे ग्लैमर फील्ड का चस्का लग जाता है, उसके लिए उस फील्ड से दूर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और यही जैस्मिन के साथ भी हुआ। करीबन करीबन 2-3 साल ग्लैमर फील्ड से दूर रहने के बाद जैस्मिन थोड़ी फ्रस्ट्रेट होने लगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इफ़ नॉट एक्टिंग, मैं मॉडलिंग तो कर ही सकती हूँ। हालांकि उन्होंने एक बार फिर से अपने पेरेंट्स से एक्टिंग के बारे में बात करी, पर उन्होंने इनकी कम उम्र का हवाला देते हुए एक बार फिर से एक्टिंग के ऊपर रोक लगा दी। जैस्मिन ने मॉडलिंग की तरफ ध्यान दिया, और जैसे ही इन्होंने मॉडलिंग में जाने का डिसीजन लिया, इनको इमीडिएटली बड़े बड़े मॉडलिंग के ऑफर्स आने शुरू हो गए। धीरे धीरे मॉडलिंग फील्ड में भी जैस्मिन अपना सिक्का जमा रही थी, और उनको लगातार कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे। इसी बीच एंडी कोठारी को खबर मिलती है कि जैस्मिन ने दोबारा से मॉडलिंग करनी शुरू कर दी है। उनको ऐसा लगा कि शायद वो एक्टिंग में वापस आने के लिए तैयार है, उनके पेरेंट्स भी शायद तैयार हो गए हों। वो जैस्मिन को कॉल करते हैं। वो उस समय डिवोर्स नाम की एक फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक खूबसूरत नौजवान लड़की की तलाश थी। जैस्मिन को कॉल जाता है, और झट से इस मूवी के लिए जैस्मिन को साइन कर लिया जाता है। इस बार फिल्म डिवोर्स में जैस्मिन ने विजेंद्र घाटगे, शर्मिला टैगोर, बिंदु जगदीप, केष्टो मुखर्जी जैसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर करी। विजय घाटगे के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया, पर किस्मत का खेल देखिए, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। पर फिर भी इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद जैस्मिन के अभिनय की फिर से तारीफ करी जाती है। लोग उनको एक बेहतरीन अदाकारा मान रहे थे, और उनके पास फिल्मों के ऑफर्स आने अभी भी बंद नहीं हो रहे थे। अब आ जाते हैं इनकी ज़िंदगी के उस मोड़ के ऊपर जहाँ पे चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने तहखाना, अंधेरा, गेस्ट हाउस, पुराना मंदिर ऐसी फिल्मों के नाम सुने होंगे, जो कि उस समय रामसे ब्रदर्स बनाया करते थे। रामसे ब्रदर्स को उस समय भारतीय सिनेमा में हॉरर फिल्म्स का लेजेंडरी मूवी मेकर माना जाता था। फॉर व्हाट रीज़न, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि इनकी ये जो ज़्यादातर फिल्में हुआ करती थी, ये बी या सी ग्रेड की हुआ करती थी। जिनको हॉरर ग्रेड में रखा जाता था, उनकी कैटेगरी हॉरर हुआ करती थी, पर ये बेसिकली बी या सी ग्रेड सेमी एडल्ट मूवीज़ हुआ करती थी। करीबन करीबन 17 हॉरर फिल्में देने वाले रामसे ब्रदर्स जनरली लड़कों को अपनी फिल्म में भूत के तौर पर प्रस्तुत किया करते थे। पर पहली बारी वीराना मूवी के लिए उनको तलाश थी एक लड़की की, जो कि एक भूत का रोल कर सके और लोगों के स्पाइन में, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, सेंडिंग चिल्स टू योर स्पाइन, उस फीलिंग को एग्जीक्यूट कर सके। फिल्म की कहानी के अंदर ये भूत एक्चुअली में लड़कों को लुभाया करती थी, और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया करती थी। और इस रोल के लिए इनको एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो और कुछ बोल्ड सीन्स भी कर सके। इसी तलाश के दौरान अचानक से इनके पास जैस्मिन की फ़ोटोज़ भेजी जाती हैं। जैसे ही ये जैस्मिन की फ़ोटोज़ देखते हैं, इसकी खूबसूरती को देखकर रामसे ब्रदर्स हैरत अंगेज रह जाते हैं। जैस्मिन को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, और बिना ऑडिशन लिए इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, एक शर्त के साथ कि इस फिल्म में आपको काफ़ी बोल्ड सीन्स देने होंगे। जैस्मिन उसके लिए तैयार थी। 1985 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू करी गई, और इस फिल्म के अंदर काफ़ी बड़े बड़े नामों को लिया गया, जैसे कि हेमंत बिरजे, विजेंद्र घाटगे, गुलशन ग्रोवर, सतीश शाह और कुलभूषण खरबंदा जैसे लोग इस फिल्म के अंदर शामिल थे। फिल्म हालांकि कंप्लीट हो चुकी थी, पर फिल्म के रिलीज में कुछ दिक्कत आ रही थी। 1985 में बननी शुरू हुई ये फिल्म 1987 तक बनकर तैयार हो चुकी थी। उस समय रामसे ब्रदर्स की ज़्यादातर फिल्में जो हैं काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हुआ करती थी, पर सेंसर बोर्ड की नज़रों से बच के निकल जाया करती थी। पर फॉर सम रीज़न इस मूवी के ऊपर सेंसर बोर्ड बड़ी पैनी नज़र लगा के बैठा था, और जैसे ही इस मूवी को सेंसर बोर्ड के पास पहुंचाया गया, सेंसर बोर्ड ने ये रियलाइज़ किया कि ये मूवी रामसे ब्रदर्स की पिछली मूवी से कई ज़्यादा बोल्ड है। सेंसर बोर्ड ने एक स्पेसिफिक सीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति दर्ज करी थी, जिसके अंदर गुलशन ग्रोवर बाथरूम के दरवाजे में एक छेद था, उससे नग्न अवस्था में जैस्मिन को नहाते हुए देख रहे थे। इसी प्रकार के 46 ऐसे सीन्स थे जिनके ऊपर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करी, और ये कहा कि अगर आप इनको बदल सकते हैं तो इस फिल्म को रिलीज करने का सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। रामसे ब्रदर्स फिर से एडिट करना शुरू करते हैं। इन 46 सीनों को एडिट करने में और फिल्म को दोबारा से तैयार करने में रिलीज के लिए इनको करीबन करीबन 8 महीने लग जाते हैं। 46 एडिटिंग के बाद और 8 महीने के विलंब के बाद 6 मई 1988 को यह फिल्म रिलीज करी जाती है। हालांकि काफ़ी लोगों ने इस फिल्म को इसलिए देखा कि ये हॉरर फिल्म थी,
पर काफ़ी लोगों ने इस फिल्म को सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि जब इसके पोस्टर रिलीज़ किए गए थे और जैस्मिन धुन्ना की जो खूबसूरती उन पोस्टर्स के ऊपर दिखाई गई थी और फिल्म के अंदर और क्या दिखाया गया होगा या दिखाया जा सकता था, उस लालसा में, उस लोभ में, उस सिडक्शन में लोग इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स तक पहुंचे थे। नतीजन फिल्म, जो रामसे ब्रदर्स जनरली जो फिल्म्स बनाते थे और पैसा कमाते थे, उससे 10 गुना बड़ी हिट साबित होती है। फिल्म 65 लाख रुपए के एक बहुत ही मीगर बजट में बनी थी, पर उस जमाने में 1988 में इस फिल्म ने 6 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म में हालांकि जैस्मीन की खूबसूरती को काफ़ी निहारा गया था, उनकी बोल्डनेस को काफ़ी आहें भर के देखा गया था, पर कुछ लोगों ने उनकी एक्टिंग की भी तारीफ करी। मैं कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान में जो लड़कियाँ ज़्यादा बोल्ड होती हैं, जो लड़कियाँ ज़्यादा ग्लैमर दिखाती हैं स्क्रीन के ऊपर, लोगों का ध्यान उनकी एक्टिंग के ऊपर कम और उनके जिस्म के ऊपर थोड़ा ज़्यादा हुआ करता है। इस फिल्म के हिट होने के बाद जैस्मिन के पास कई बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे और इन्होंने कई फिल्मों को साइन भी किया। कहा यह जाता है कि इनकी खूबसूरती की वजह से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम इनको अपने पास रखना चाहता था। ये वो समय था जब अंडरवर्ल्ड पूरी तरीके से बॉलीवुड को अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखता था। अंडरवर्ल्ड का पैसा मूवीज में लगाया जाता था। अंडरवर्ल्ड के कहने पे लड़कियों को या लड़कों को फिल्म में लिया जाता था या उनको फिल्मों से निकाला जाता था। अंडरवर्ल्ड का काला पैसा बॉलीवुड के द्वारा सफेद किया जा रहा था। इसी दौरान दाऊद इब्राहिम की तरफ से जैस्मिन को धमकियां दिलवाई गई कि अगर वो दाऊद इब्राहिम से मिलने के लिए नहीं आई तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। दाऊद इब्राहिम की धमकियों से परेशान होकर जैस्मिन धुन्ना ने पुलिस की मदद लेने की कोशिश करी और पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई। पर यह वो समय था जब मुंबई के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंडरवर्ल्ड का राज हुआ करता था और पुलिस भी उनके अंगूठे के नीचे उसी तरीके से दबी हुई थी जिस तरीके से बॉलीवुड। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। निराश होकर, हताश होकर आखिरकार जैस्मिन धुन्ना ने यही बेहतर समझा कि वो इस इंडस्ट्री को छोड़ दे। अपने साइन की हुई सारी की सारी फिल्में उन्होंने छोड़ दी, सोसाइटी से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया और एक गुमनाम जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अब 3 थ्योरियां हैं जो इंटरनेट पे चल रही हैं इस समय जैस्मिन धुन्ना की जिंदगी के बारे में। पहली ये कि उनको अंडरवर्ल्ड के द्वारा किडनैप कर लिया गया। दूसरी ये कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इस इंडस्ट्री को छोड़ के गुमनामी का रास्ता जो है वो इख्तियार कर लिया। और तीसरा ये कि उन्होंने जॉर्डन में रहने वाले एक शख्स के साथ शादी कर ली और अपना जीवन वो वहीं पर व्यतीत कर रही हैं। जहां एक तरफ जैस्मिन के गुमशुदा होने की अलग अलग थ्योरियां सामने आ रही थी, वहीं पर उनके परिवार का ये भी कहना था कि लोगों ने जानबूझकर जैस्मिन का और दाऊद इब्राहिम का नाम साथ में जोड़ना शुरू किया ताकि उनको फिल्मों में काम ना मिले। ये काम किया गया था उन एक्ट्रेसेस के द्वारा जिनको ये लग रहा था कि जैस्मिन उनके करियर को पीछे छोड़ के अपने करियर को आगे बढ़ा सकती हैं। 1988 की फिल्म वीराना में आखिरी बार देखे जाने वाली इस महिला के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। इनकी जिंदगी में क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं है। कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है कि आखिर फिल्में छोड़ने के बाद इनकी जिंदगी का हुआ क्या। 31 साल बाद लेकिन 2017 के अंदर वीराना मूवी के जो निर्माता थे श्याम राम से, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जैस्मिन धुन्ना अभी भी जिंदा है। अब श्याम राम से की कहानी को माने तो उनका ये कहना है कि जैस्मिन धुन्ना अपनी माता जी के काफ़ी करीब थी और उनकी माँ की तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने डिसीजन लिया कि वो ये सारे कामकाज छोड़कर अपनी माँ को संभालने की जिम्मेदारी को अपनाएंगी। और यही वो कारण था कि इन्होंने लोगों से दूरी बना ली थी और बॉलीवुड को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया था। कुछ समय पहले हेमंत बिरजे, जो कि इनके साथ वीराना मूवी में काम कर चुके थे, उन्होंने भी इनके बारे में बातचीत करी। उनका ये कहना था कि जैस्मिन अभी भी जिंदा है और मुंबई के वर्सोवा के एक फ्लैट में रहा करती हैं। हेमंत बिरजे ने यह भी क्लेम किया कि वो जैस्मिन से संपर्क में हैं और उन्होंने ये भी बताया कि वो विदेश में ज़्यादा रहा करती हैं और भारत कभी कभी रहने के लिए, कुछ समय रहने के लिए आती हैं। महज 3 फिल्मों में काम करने वाली इस खूबसूरत अदाकारा के बारे में आज किसी को भी कॉन्क्रीट तरीके से ये नहीं पता है कि उनकी ज़िंदगी में आखिर 1988 के बाद क्या हुआ। ये एक सवाल बन के ही रह जाएगा कि जैस्मिन, जिसकी स्कूल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सराहना करी जाती थी, जिसकी पहली मूवी को सुपरहिट माना गया था और वो थी भी, अगर वो आगे काम करती तो क्या वो एक सफल अभिनेत्री बन सकती थी। अब आ जाते हैं हम उस मोड़ पे जहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। एक लड़की अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बॉलीवुड की तरफ अग्रसर होती है, फिल्म में बोल्ड सीन्स भी करती है,
किसी भी तरीके से सफलता पाना चाहती है और सफल हो भी जाती है पहली फिल्म मिलने के बाद। टेक्निकली एक एडल्ट एज आने के बाद वो उनकी पहली फिल्म थी, तो मैं उनको पहली ही फिल्म मानूंगा। पर अंडरवर्ल्ड उनको अपने बिस्तर पे सुलाना चाहता है, अंडरवर्ल्ड उसको अपनी रखेल बनाना चाहता है। पुलिस कभी उनकी मदद नहीं करती है, इंडस्ट्री उनकी मदद नहीं करती है। उसके बावजूद भी इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को, और उसके बावजूद भी, हालांकि हमें ये पता है कि मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड हमेशा से संदिग्ध रहा है व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड एंड व्हेन इट कम्स टू अंडरवर्ल्ड, उसके बाद भी हम इन लोगों को अपना आइडल मानते हैं, उसके बाद भी हम इन लोगों को वो रिस्पेक्ट देते हैं जो ये डिजर्व नहीं करते। आखिर क्यों ऐसा है कि कोई इंसान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए लोगों का मर्डर कर देता है फुटपाथ के ऊपर, पर फिर भी हम उनको आइडल समझते हैं? ऐसा क्यों है कि ऐसे निर्माताओं के, ऐसे निर्देशकों की कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं कि वो लड़कियों को सिर्फ तभी काम देते हैं जब वो बोल्ड सीन्स करने के लिए तैयार होती हैं या फिर फिल्म में काम करने के लिए, कास्टिंग काउच करने के लिए रेडी रहती हैं? आखिर हम उन लोगों को अपना हीरो क्यों मानते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन लड़कियों के सपोर्ट में खड़े होने के लिए जो ये कहना चाहती हैं कि हमारे साथ इस इंडस्ट्री के अंदर शारीरिक शोषण हो रहा है? और आखिर हमारी सोसाइटी जब ऐसी लड़कियां 35-35 साल तक सफलता पाने के बाद उस करियर से दूर एक गुमनाम जिंदगी जी रही होती हैं, तो उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या एज अ सोसाइटी वी हैव रीच्ड एट अ स्टेज जहां पे हम लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि मेरी ज़िंदगी में अच्छा क्या चल रहा है या इसको और बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, मैं सिर्फ उसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। इन सारे सवालों के जवाब आपको देने हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, लिंक दिया हुआ है वहाँ पे पेड मेंबर बनने का। पेड मेंबर बन के चैनल की ग्रो करने में हमारी सहायता करें। आप लोगों से अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।